आज हम ओएस इन्वेस्टिगेशन में फेज 2 इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। जब हमारी प्रोडक्ट टेस्टिंग में आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट मिलता है, हमारा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है, तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। फेज 1 में हमें अगर ये प्रूव होता है कि एनालिस्ट एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एरर नहीं है, देन ये होता है कि सही में प्रॉब्लम सैंपल में कुछ इश्यू है, प्रोडक्ट में कुछ इश्यू हो सकता है। तो वो इश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए फेज 2 इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं कि फेज 2 इन्वेस्टिगेशन में हम करते क्या है। फेज 2 इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंड्स टू द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में हम जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या गलत जा सकता है कि जिसकी वजह से ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट हमको मिला है। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन। क्वालिटी कंट्रोल यूनिट शुड लीड द मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए पूरी टीम, मतलब QA से पर्सन रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग से पर्सन रहेगा, ज़रूरत पड़े तो इंजीनियरिंग या डिस्पेंसिंग वाला पर्सन जिसने डिस्पेंस किया है, ये सब एक CFT बनता है, क्रॉस फंक्शनल टीम बनता है कि जिसके बेसिस पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखना है? मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में ये देखना है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बराबर से फॉलो हुआ है। पहले तो प्रोसेस बराबर था कि नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नया प्रोडक्ट होता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो BMR रहता है, बैच रिकॉर्ड रहता है, उसमें कुछ बार कुछ क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस बराबर से क्लियरली लिखी हुई नहीं होती है। जैसे कहीं पे टेम्परेचर मेंटेन करना है, कहीं पे स्पेसिफिक RPM पे स्टरिंग करना है, कहीं पे एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल लेना है, या कहीं पे pH का एकदम कंप्लीट सेटिंग करना है। अगर ये चीज़ें हमने बराबर से उसमें डिफाइंड नहीं है या उतना क्लियरली लिखा नहीं है, या उस जब बनाते टाइम पे ऑपरेटर ने वो इंस्ट्रक्शन से बराबर से फॉलो नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो OS का कारण बने। दूसरे क्या रीज़न हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट है कि उसको 2 to 8 डिग्री पे बनाना है या 15 डिग्री से कम टेम्परेचर पे बना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और अगर वो टेम्परेचर पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं अगर फॉलो नहीं हुआ है, कहीं पे वो थोड़ा आगे पीछे हुआ है जो नोटिस में नहीं आया है, या बैच रिकॉर्ड में उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, या प्रॉपर अलार्म सिस्टम नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपका फेलियर हो। वो क्या हो सकता है उसकी वजह से प्रोडक्ट में OS आया है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा कि पूरे प्रोसेस स्टेप हुए हैं कि नहीं, आपका जो मशीन, आपका जो वेसल आपने यूज़ किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो बराबर था कि नहीं था, उसका क्लीनिंग बराबर था कि नहीं था, उसका कैलिब्रेशन बराबर था कि नहीं था। अगर आपका वेइंग सेल, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम मेकअप के टाइम पे अगर आपका वेइंग बैलेंस या जो आपका लोड सेल होता है वो कैलिब्रेटेड नहीं, उसमें एरर है और वॉल्यूम मेकअप बराबर से नहीं हुआ है, तो वो आपका ऐसे रिजल्ट में आगे पीछे रिजल्ट आएगा, OS होगा। बात करते हैं सैम्पलिंग की। अगर सैम्पलिंग प्रोसीजर बराबर से डिफाइन नहीं किया है, या कहाँ से सैंपल लेना है वो बराबर से नहीं लिखा है, या सैंपल नया प्रोडक्ट है, क्रिटिकल प्रोडक्ट है और सैंपल इन प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं किया गया है, या सैम्पलिंग कंटेनर को बराबर से रिंस नहीं किया है, या सैम्पलिंग कंटेनर को बराबर से क्लीन नहीं किया है, या उसमें से पहले से कुछ पानी था या पहले से कुछ दूसरा मटेरियल था, अगर ये सब चीज़ें हुई है तो हो सकता है कि आपका सैंपल में OS आएगा, हो सकता है कि वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाएगा। तो मैं, या फिर क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल बराबर डिस्पेंस नहीं हुआ है। तो एवरीथिंग, पूरा आप डिस्पेंसिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिल्ट्रेशन से लेके फिलिंग का पूरा एसेस करोगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अगर कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से OS रिजल्ट आया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड होता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर था, देन वो उसको बराबर से डॉक्यूमेंट करना है, पूरा इन डिटेल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। अगर ये स्पेसिफिक सिस्टम रिलेटेड कॉज है, मशीन रिलेटेड कॉज है, वेसल रिलेटेड कॉज है कि जिसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन दूसरे प्रोडक्ट जो सेम लाइन पे बने हैं, सेम मैन्युफैक्चरिंग वेसल पे बने हैं, दोनों पे हमको करना पड़ेगा। अगर हम हमारा प्रोडक्ट दूसरी जगह से बनवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, और पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमको OS मिला है और उसमें ये प्रॉब्लम था, तो हम जहाँ जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, हम सब जगह पे हमको हमारा इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर सिस्टम बेस्ड फेलियर है तो हर जगह पे हमको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे भी सेम फेलियर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं
तो हो सकता है कि हमको कहीं ना कहीं हमारा रूट कॉज मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो देन वी हैव टू कम्प्लीटली राइट द फेज 2 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। पूरा फेज 2 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही से लिखना है, रूट कॉज बराबर से आइडेंटिफाई करना है, उसके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस हमको लेने। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस हो सकता है मशीन रिलेटेड हो सकता है पैरामीटर चेंज करना हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन को थोड़ा डिटेल में लिखना हो सकता है कि सैम्पलिंग मेथड बराबर नहीं था तो सैम्पलिंग मेथड बराबर से डिफाइन करना हो सकता है कि कहीं हमको डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, हो सकता है कि कहीं पे हमको एडिशनल अलार्म डालने पड़ेंगे। तो एन नंबर ऑफ कापास कैन बी देयर, बहुत सारी एक्शंस हो सकती है। उसके बेसिस पे रिकॉर्ड रिवाइज करके आप दूसरा बैच लेके प्रूव कर सकते हो कि दिस वाज द करेक्ट रूट कॉज, और हाइपोथेसिस से प्रूव कर सकते हो कि दिस वाज द करेक्ट रूट कॉज एंड करेक्ट कापा। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन मतलब आप रीटेस्टिंग के लिए जा सकते हो। जब आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन से ये पता चल रहा है कि रीटेस्टिंग करना पड़ेगा हमको एज ए पार्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, तो रीटेस्टिंग कर सकते हैं। रीटेस्टिंग कैन बी फ्रॉम द सेम सैंपल, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में से सेम सैंपल, सॉलिड है पाउडर है तो उसी में से दूसरा और थोड़ा वेट लेके आपको रीटेस्टिंग करना है। रीटेस्टिंग करने के लिए पहले से स्ट्रैटेजी डिफाइन करके रखनी पड़ेगी। आप बार बार रीटेस्ट नहीं कर सकते, प्री अप्रूव्ड स्ट्रैटेजी कि कितना रीटेस्टिंग करने वाले हो। रीटेस्टिंग क्यों करते हैं नॉर्मली, अगर डाइल्यूशन एरर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, सैंपल प्रिपरेशन एरर अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफ़र एरर हम सस्पेक्ट करते हैं, तो सेम सैंपल से हम रीटेस्टिंग करके प्रूव कर सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का एरर था या क्या था। तो रीटेस्टिंग फ्रॉम द सेम सैंपल करना है। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि आपका सैंपल उतना क्वांटिटी होना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो रीटेस्टिंग के लिए उसमें क्वांटिटी है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि रीटेस्टिंग प्लान करेंगे लेकिन आपका सैंपल एग्जॉस्ट हो गया, सैंपल अगर आपके पास नहीं है तो ये केस में क्या कर सकते हैं, ये केस में विथ अप्रूवल फ्रॉम द क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन वी शुड हैव टू गो फॉर द रीसैम्पलिंग, क्योंकि हमारे पास सैंपल क्वांटिटी नहीं है। दूसरे केस में रीसैम्पलिंग क्यों पिक्चर में आता है, एक तो हो गया क्वांटिटी नहीं, दूसरा क्या फैक्टर है कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ये बोलता है कि सैम्पलिंग मेथड बराबर नहीं था तो वो केस में आपको रीसैम्पलिंग करना पड़ेगा विथ एप्रोप्रिएट मेथड। तो रीसैम्पल करना है। जब हम रीटेस्टिंग करते हैं तो रीटेस्टिंग शुड बी डन बाय द ओरिजिनल एनालिस्ट एज वेल एज दूसरा एनालिस्ट जिसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ओरिजिनल एनालिस्ट जितना ही है। तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करके रीटेस्टिंग करना है। जब हम रीसैम्पलिंग करने वाले हैं तो रीसैम्पलिंग अगर वो बराबर थ्रू अप्रूव्ड प्रोटोकॉल, थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग रीसैम्पल करना है। और रीसैम्पलिंग करने के बाद टेस्टिंग कितनी बार करना है, कई ऐसे 483 ऑब्जर्वेशंस है कि सैंपल को बार बार टेस्ट किया जब तक कि उसका रिजल्ट पासिंग नहीं मिला, और जैसे ही पासिंग रिजल्ट मिल गया उसको वैलिड रिजल्ट करके कंसिडर कर लिया। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। रीसैम्पलिंग रीटेस्टिंग शुड नॉट रिजल्ट फॉर टेस्टिंग इनटू द कंप्लायंस, मतलब आपने 4 बार 5 बार 6 बार टेस्ट किया और जब आपको सही रिजल्ट मिल गया आपने वो रिजल्ट यूज़ कर लिया, ये गलत है। इसके लिए बहुत सारे 483 ऑब्जर्वेशन है, वैसा नहीं करना है। जब आप रीसैम्पलिंग प्लान करते हो तो आपके प्रोटोकॉल में पहले से लिख के रखना है कि आप कितना टेस्टिंग करने वाले हो, 2 बार करने वाले हो, 3 बार करने वाले हो, ये आपको पहले से डिफाइन करके रखना है। और वो कहाँ से आएगा, आपके इन्वेस्टिगेशन से आएगा। कि अगर इन्वेस्टिगेशन ये प्रूव होता है कि प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, वी हैव टू डू मल्टीपल टेस्टिंग्स टू प्रूव और टू गेट द प्रॉपर आउटकम ऑफ द रिजल्ट, तो उसमें डिफाइंड होना चाहिए। और जब आपको रीटेस्टिंग से प्रूव हुआ कि वो जो पहले सैंपल में ही इश्यू था ये करेक्ट है, हमने रूट कॉज मिल गया था, ये करेक्ट सैंपल एनालिसिस है, ये करेक्ट रिजल्ट है, तो उसको वैलिड रिजल्ट के तरह हमको रिपोर्ट करना है। और हमारे रिपोर्ट में जितना भी टेस्टिंग हुआ है सभी रिजल्ट्स को हमको रिकॉर्ड करना है, फेलिंग रिजल्ट एज वेल एज ऑल द पासिंग रिजल्ट। पूरा इन्वेस्टिगेशन में लिखना है कि ये हुआ था, ये फेल हुआ था, हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमको ये रूट कॉज मिला, हमने एक्शंस लिए, उसके बाद हमने ये वापस से एनालिसिस किया और अभी रिजल्ट हमारा मीट कर रहा है जो कि वैलिड रिजल्ट है। तो पूरा आपको उसमें डॉक्यूमेंट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो रिजल्ट फेल हुए उसको आपने रिपोर्ट में डाला ही नहीं है, सिर्फ पासिंग रिजल्ट डाले, वो गलत प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ये हुआ है कि सैम्पलिंग टेक्निक इश्यू था तो फिर आपको BMR रिवाइज करना है, उसमें करेक्ट सैम्पलिंग मेथडोलॉजी डालना है। मशीन रिलेटेड कुछ रूट कॉज मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग कापा लेना है।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर बराबर से लिखा नहीं है तो उसके रिलेटेड कापा लेना है। तो आपका ओएस इन्वेस्टिगेशन से इतने सारे एक्शन आइटम्स निकल के आ सकती है। ये जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट ये आपको गाइड करेगा कि हाउ यू कैन गो फॉर द ओएस इन्वेस्टिगेशन फॉर द फेज 2। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो आपको फेज 1 फेज 2 मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन पूरा कंक्लूड करके पूरा राइटअप करना है कंक्लूसिव। उसमें क्या क्या किया आपने वो सब क्लियर कट लिख के आना चाहिए। आपका रूट कॉज क्लियर कट लिख के आना चाहिए और जो आपने कापा लिया वो लिख के आना चाहिए। और देन यू रिपोर्ट योर फाइनल रिपोर्ट एज ए वैलिड रिपोर्ट एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन रिलीज और रिजेक्शन ऑफ द बैच। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आगे जाके कि कैसे ओएस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उसको कंक्लूड करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।